हेलो क्रशर्स, वेलकम टू एडवांस वीडियो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंप्लीटली देख लेंगे। इसमें एडवांस लेवल पे आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है हमारे पास ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अब ये लॉ इतना सिंपल है कि क्लास 8 में भी आप इसको पढ़ लेते हो, लेकिन एडवांस लेवल पर ये सब थोड़ी ना पूछा जाएगा। तो एडवांस लेवल पर क्या पूछा जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को मिक्स किया जाएगा किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ से आपको V की वैल्यू घुमा फिरा करके निकालनी पड़ सकती है, या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अलग अलग ज्योमेट्रीज दे दी जाएंगी और बोला जाएगा कि भाई इसका आप आर की वैल्यू कैसे पता करोगे। जैसे आपके पास इस तरीके से एक मान लो रॉड हो गई, तो इसका रेजिस्टेंस किस तरीके से आप पता कर सकते हो। अगर हमारे पास एक इस तरीके से स्फेयर हो गया है ना, 3 डायमेंशनल स्फेयर है जिसकी कुछ यहाँ पे इनर रेडियस R1 है, इसका आउटर रेडियस R2 है, इसका रेजिस्टेंस किस तरीके से पता कर सकते हो। यहाँ पर सभी जगह कैलकुलस का इस्तेमाल होता है और हम और भी अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक ओम्स लॉ। उसके बाद आता है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वो क्या होती है हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू रो, यानी कि रेजिस्टिविटी टाइम्स करंट डेंसिटी, या फिर आप लिख सकते हो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू 1/रो, या फिर उसी को हम बोल देते हैं कंडक्टिविटी सिग्मा टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इस पे बेस्ड भी सवाल हमारे से पूछे जा सकते हैं, जहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ ऐसा एलिमेंट्स सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई हमारा एरिया है जो कि लेट से यहाँ से x का फंक्शन है, और इस वक्त हमारे पास जो j की वैल्यू है लेट से वो भी x का फंक्शन दी हुई है। तो आपको पता करना पड़ेगा भाई यहाँ पर टोटल करंट की वैल्यू कितनी रहेगी। इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको दो बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास यूजुअल चीज़ आ जाती है, क्या आ जाती है हमारे पास KVL KCL। ये तो आने ही वाले हैं। इसमें आपको अलग अलग सर्किट्स बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे सर्किटल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई इसमें कितना करंट आ रहा होगा, यहाँ पे रेजिस्टर कितना लगा होगा। और साथ में इसके हमारे पास आते हैं इंस्ट्रूमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो ये सब चीज़ें हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पोटेंशियोमीटर वगैरह, ये सब हम काफ़ी डिटेल में इनको कवर कर चुके हैं। आज हम कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी सीखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देख लेना और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एटलीस्ट पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन से, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करेंगे स्पेशल ज्योमेट्रीज के लिए। हमारे पास इस तरीके से एक टेपर्ड रॉड है और यहाँ पर इसका मेरे पास कुछ रेडियस होगा। लेट से दिस इज गिवन एज R1। यहाँ पे मेरे पास जो रेडियस है उसकी वैल्यू मुझे दी हुई है R2, और हमारे पास इसकी पूरी की पूरी कुछ लेंथ होगी इस तरीके से। दिस इज लेंथ L हमें ये दी हुई है। अब इसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है। इसकी हमें मान लो रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू दी हुई है। अब किस्मत से हमें बोल दिया गया है कि रो की वैल्यू यूनिफॉर्म है। ऐसा भी बताया जा सकता है कि भाई रो की वैल्यू यहाँ से आप x डिस्टेंस पे जाते हो तो रो की जो वैल्यू होगी वो भी कुछ लेट से 2x² इस तरीके से हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अभी हम रो की वैल्यू कांस्टेंट लेके चलेंगे। अगर कुछ फंक्शन दिया हुआ तो आप उसको वहाँ पे रिप्लेस कर देना, फिर आपको इंटीग्रेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। इस तरह की चीज़ें होने वाली है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें पहली बात तो कुछ एलिमेंट्स पता करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे हमें डायरेक्टली इसका फॉर्मूला नहीं पता रेजिस्टेंस का, वही फॉर्मूला तो हमें डिराइव करना है। तो यहाँ पे छोटे छोटे कुछ एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास छोटा एक एलिमेंट होने वाला होगा वो भाई इस पॉइंट से मैं जाऊँगा थोड़ा सा आगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाऊँगा और यहाँ पर एक इस तरीके से सर्कुलर डिस्क मुझे मिलेगी। ठीक, इस डिस्क की जो थिकनेस होगी वो होगी हमारे पास dx, है ना। तो अब उस डिस्क का मुझे जो रेजिस्टेंस होगा वो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत ही कम है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर dr की जो वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है रो इंटू L/A, है ना। इस तरीके का फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में आ जाएगी। अच्छा, L से L आप क्लैश मत कर देना, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू हो जाएगी रो, लेंथ कितनी है भाई, यहाँ पर हमारे पास इसकी लेंथ है dx डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू कितनी है। अब इसका यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेडियस होगा, तो मैं लिख दूंगा वो हो जाएगा πr²। अब यहाँ पर इसका कुछ रेडियस है, वो मैं इस तरीके से लिखता हूँ भाई, ये वाला मेरे पास रेडियस r है। मुझे r की वैल्यू नहीं पता, तो r की वैल्यू भी लिखना पड़ेगा हमें। r को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो
आर की वैल्यू मैं लिख दूंगा, यहाँ पर आप इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाओ, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाता है। मैं लिख सकता हूँ कि भाई आर विल बी इक्वल टू हमारे पास एक्स टैन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको देखो इस तरीके से बनाना पड़ेगा हमें, ये एंगल हमारे पास थीटा हो जाता है। और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, देखो ये था R1 और इसी के सामने हम यहाँ पे आते हैं तो ये वाली जो लेंथ है ये हो जाती है R2 माइनस R1। ठीक है, तो दिस बिकम्स R2 माइनस R1। यहाँ से अगर मैं x डिस्टेंस पे गया हूँ तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाती है R। R की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, R विल बी इक्वल टू, ये नहीं होगा, R की वैल्यू यहाँ से होगी, ये था हमारे पास R1, ये हो जाएगा मेरे पास R1 और R की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस एक्स टैन थीटा, है ना। ये वाली जो लेंथ है, इतनी छोटी सी जो हमारे पास लेंथ है, इस छोटी सी लेंथ को हम लिख सकते हैं एक्स टैन थीटा। दिस इज एक्स टैन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं टैन थीटा भी लिख सकता हूँ। टैन थीटा की वैल्यू मुझे पता है क्या हो जाएगी, टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी R2 माइनस R1 विच इज़ बेसिकली दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ। ये वाली लेंथ कितनी है हमारे पास, L के बराबर। हमारे पास रेडियस की वैल्यू भी इस तरीके से आ चुकी है। तो अगर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ तो मेरे पास देखो dr की वैल्यू कितनी आ जाती है, dr की वैल्यू बन जाती है रो dx अपॉन पाई इंटू R1 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, R1 का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचता है मेरे पास 1 प्लस एक्स अपॉन R1 टैन थीटा का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास छोटा सा रेजिस्टेंस उस पतली सी डिस्क का। अब आप इसको सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, वैसे कर सकते हो लेकिन कई बार चक्कर में आ जाओगे, गलती यहाँ पे हो सकती है। तो देखो हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के पतली पतली डिस्क हमारे पास लगी होंगी और ये सारी की सारी डिस्क सीरीज में है या पैरेलल में, ये ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी की सारी सीरीज में लगी हुई है, एक के आगे एक के आगे एक के आगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, उसको मान लो मैं बोल देता हूँ, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी dr1 प्लस dr2 प्लस dr3। इस तरीके से बहुत सारे हमें छोटे 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 डिस्क होंगी पतली पतली, उनको इंटीग्रेट कर ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। और जो बहुत सारे छोटे 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 चीज़ों को ऐड करते हैं वही हमारा इंटीग्रेशन होता है। इसी को मैं लिख सकता हूँ दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू dr का इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से जाएगी, x की वैल्यू जहाँ से यहाँ तक जा रही है 0 से लेके L तक जाने वाली है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं भाई। इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास, यहाँ पर देखो इसमें से जो जो वैल्यूज़ कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, हमारे पास आ जाता है रो अपॉन पाई R1 का स्क्वायर। इंटीग्रल के अंदर बचता है dx अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन R1 टैन थीटा। इसका हमारे पास आ जाता है इस तरीके से स्क्वायर और लिमिट हो जाएगी x की 0 से लेकर के L तक। अब इसको हमें कर देना है इंटीग्रेट, तो यहाँ पर ये रो अपॉन पाई R1 का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब देखो ये कोई चीज़ है, उसकी पावर यहाँ पर 2 है हमारे, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन R1 टैन थीटा, है ना। और साथ में इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो अभी इसकी पावर -1 है, माइनस यहाँ पे एक और चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरे पास, माइनस R1 अपॉन टैन थीटा। और यहाँ पर हमारे पास लिमिट हमें लगानी पड़ेगी, लिमिट है 0 से लेकर के L तक। बस अब इसको हमें सॉल्व कर देना। यहाँ पर R1 से R1 एक इस तरीके से कट जाएगा, ये टैन थीटा की वैल्यू जो भी है ये भी कांस्टेंट है, इसको भी मैं बाहर ले सकता हूँ। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी इक्वल टू रो अपॉन पाई R1 टैन थीटा। फिर हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो लिमिट थी 0 से L तक, ये चीज़ें लगानी है। अच्छा, ये माइनस था, माइनस को भी मैं बाहर ले सकता हूँ इस तरीके से। पहले हम यहाँ पे रख देंगे वैल्यू L, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन R1 टैन थीटा, हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस L अपॉन R1 टैन थीटा माइनस 1। ये हमारे पास कुछ वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है। और राइट, अब बस टैन थीटा की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पर रख दोगे तो हमारे पास देखो कुछ आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ, माइनस को, तो यहाँ पे ऑर्डर इनका चेंज हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाती है रो अपॉन पाई R1 टैन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा R2 माइनस R1
डिवाइडेड बाय एल, तो वो ऊपर चला जाएगा हमारे पास, अरे 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 ऊपर चले जाओ, एल की वैल्यू ऊपर चली जाती है। ऑलराइट, फिर हमारे पास बचता है 1 माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पर देखो फिर से क्या हो जाएगा, एल अपॉन R1 tan थीटा है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एल अपॉन R1, tan थीटा की जगह लिख देना आपको R2 माइनस R1 अपॉन एल। यहाँ पर एल से एल इस तरीके से कट जाएगा। अब देखो आप इस R1 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर भी R1 आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में R1 रहेगा, R1 ऊपर चला जाएगा और ये R1 से ये वाला R1 माइनस का कट जाएगा, तो यही बेसिकली हमारे पास बन जाता है, दिस विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन पाई R1 R2 माइनस R1, और हमारे पास क्या बचता है ब्रैकेट में, R1 ऊपर चला जाता है और ये होता है 1 माइनस R1 अपॉन R2। ठीक, यहाँ पर फिर से आप एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली बन जाएगा मेरे पास R2 माइनस R1 अपॉन R2। अगेन आप देखते हो R2 माइनस R1 से R2 माइनस R1 इस तरीके से कट जाता है, मेरे पास जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है, R इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू आ जाती है रो एल अपॉन पाई R1 R2। तो अब ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। इस दिशा में हमारे पास अगर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस महसूस होने वाला है वो इतना है। इसको याद रखना भी एक्चुअली आसान है। कैसे आसान है, मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से रॉड होती, और इस रॉड में हमारे पास रेजिस्टेंस कितना होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों तरफ, यहाँ भी रेडियस आर था, यहाँ पे भी रेडियस आर था, तो ये आर स्क्वायर आ गया। अगर रेडियस की वैल्यू R1 और R2 होती है तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आप R1 R2 कर देना है। वही चीज़ यहाँ पर हुई है और इस तरीके से आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाता है। अब अगर यहाँ पर रो की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती तो हमारे पास क्या होता, हमारे पास ये रो की वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर नहीं होती, वो भी यहाँ पर अंदर होती, वो भी एक्स का फंक्शन होता। फॉर एग्जांपल kx² उसकी वैल्यू होती, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा लंबी स्टेप आ सकती है, लेकिन अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला आता है। इसको याद रखना भी आसान है, इसको आप याद रख सकते हो। सिमिलरली हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्ट्स थी जिनको हमने देखा था, कब, जब हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो वही सारी की सारी चीज़ें हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में भी एप्लीकेबल होती हैं। उनको भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। हमने ये जो 4 कॉमन ज्योमेट्रीज हैं, ये वाली उतनी कॉमन तो नहीं है, पर इनके बारे में सवाल पूछे जाते रहे हैं बार बार, तो इनके हमें रेजिस्टेंस पता होने चाहिए। अब हमने कंडक्टिविटी के केस में भी इनका थर्मल रेजिस्टेंस पता कर लिया था। वहाँ पे हमने किस तरीके की बात करी थी, वहाँ पर हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल गिवन रहती है, उसकी टर्म्स में हम बात करते हैं, है ना। कंडक्टिविटी के की टर्म्स में हमने बातें करी थी, सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले है, बस यहाँ पर हम कंडक्टिविटी की जगह हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। तो रो एक्चुअली हो जाएगा 1/k, तो जहाँ जहाँ पे k था, k को आप 1/रो से रिप्लेस कर दोगे, आपको थर्मल रेजिस्टेंस की जगह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे अगर मेरे पास इस तरीके से एक रॉड है और यहाँ पर इस तरीके से करंट आता है, इधर से इधर जाता है, यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जाता है वो हमारे पास सीधे सीधे उसकी वैल्यू है रो एल डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखो अभी अभी हमने इसको डिराइव किया, हमारे पास यहाँ पर अलग अलग रेडियस हैं। एक तरफ हमारे पास रेडियस R1, दूसरी तरफ हमारे पास R2। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जाएगी, रेजिस्टेंस विल बी रो एल अपॉन पाई R1 R2। ठीक, सेम चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर भी हमारे पास रेजिस्टेंस को एक्चुअली याद रखना बहुत आसान है। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाती है, देखो फॉर्मूला ऐसा ही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से इस बाहर की तरफ इस तरीके से सभी जगह पे चार्ज फ्लो होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे चार्ज फ्लो हो रहा होगा रेडियली आउटवर्ड, या फिर रेडियली इनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन रेडियल डायरेक्शन में ही है ना, और कुछ नहीं है। ऐसे यहाँ से जाकर के ऐसे नहीं निकल रहा होगा, वो वाले केस की हम बात नहीं कर रहे। तो इस केस में हमारे पास देखो फॉर्मूला यही रहता है, रेजिस्टिविटी एज इट इज़ आ गई, लेंथ, कौन सी लेंथ ये ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ को ट्रैवल कर रहा है, जो वैल्यू हो जाती है हमारे पास R2 माइनस R1, ठीक है। इसको स्मॉल r कर देते हैं, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहाँ पर एरिया था पाई आर स्क्वायर। अगर हमारे पास अलग अलग रेडियस होते थे तो हम पाई R1 R2 कर देते थे। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर एरिया कितना होता हमारे पास, अगर एरिया की बात होती तो इस जगह पे एरिया होता 4 पाई R1 का स्क्वायर, इस जगह पे एरिया होता 4 पाई R2 का स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास
दो अलग अलग रेडियस है, कौन सा वाला एरिया लिया जाए, तो हम एक काम करते हैं, इस जगह पे लिख देंगे हम 4πr² की जगह लिख देंगे R1 R2, और यही हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे वो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं, इंटीग्रेशन में थोड़ा अलग टाइप से इंटीग्रेशन हो जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू ये बस आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है रो ln ऑफ R2/R1 R2/R1 अपॉन 2πl। इसको याद रखने का कोई सिंपल तरीका नहीं है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो याद रखना बहुत ही आसान है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अ सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप हैज़ अ थिकनेस T and resistivity ρ. If a voltage V0 is applied between its two ends, a current I flows in it. In addition, it is observed that a transverse voltage delta V develops between its inner and outer surfaces due to purely kinetic effects of moving electrons. Ignore any role of magnetic field due to the current. Then, तो हमसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। देखो I इज इक्वल टू वी नॉट एंड समथिंग यहाँ पे लिखा है, तो बेसिकली वी नॉट इज इक्वल टू आई आर, इस तरह की बात हमसे पूछ लिया गया। इसका इफेक्टिवली रेजिस्टेंस कितना होगा अगर यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके बाद कुछ और बातें भी करी गई हैं, तो उनको भी हम डिटेल में देख लेंगे, लेकिन पहले रेजिस्टेंस के लिए किस तरीके से अप्रोच किया जाए। तो यहाँ पर अब देखो हमें छोटे छोटे एलिमेंट्स पता करने होंगे। तो यहाँ पर आपसे छोटे छोटे एलिमेंट देखे जाएं तो आप इस तरीके से रेक्टेंगुलर एलिमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर रेक्टेंगल को आप ऐड करते जाओगे तो रेक्टेंगल तो ऐसे सीधा आ जाता है। या तो आप इस तरीके का कुछ एंगुलर वाली स्मॉल एलिमेंट बनाओ और उन सभी को आप ऐड करते चले जाओ। ठीक है, सारे के सारे हमारे पास सीरीज़ में ऐड हैं, तो सबका रेजिस्टेंस इंटीग्रेशन से हमारे पास सीधे सीधे आ जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे आप जो छोटा सा एलिमेंट लोगे आप उसको क्या ले लोगे भाई, यहाँ पे हमने डी थीटा इस तरीके से एक छोटा सा एंगल लिया होगा, उसके लिए हमें रेजिस्टेंस डिफाइन करना, जो डी आर की वैल्यू है हम डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो शेप है ना, ऐसा वाला शेप, इसका खुद का रेजिस्टेंस अभी हमें नहीं पता वो किस तरीके से निकाला जाता है, तो ये मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ऐसे में हमारे पास इस तरीके से हम कुछ स्ट्रिप ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे, ये हमारे पास एक स्ट्रिप हो जाएगी। अब इसको लिखा कैसे जाए, देखो यहाँ से आप एक काम करो, यहाँ से जाओ किसी भी आर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस की इस तरीके से स्ट्रिप ले लो। इसकी थिकनेस है डी आर। अगर आप इसको साइड से देखोगे तो आपको कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, है ना, ऐसे आ रही होगी। और इसकी कुछ प्लेट की थिकनेस है। प्लेट की थिकनेस कितनी है, प्लेट की थिकनेस हमें दी हुई है कि भाई वो वाली वैल्यू जो है वो टी के बराबर है। तो हमारे पास कुछ ऐसा एलिमेंट आ गया, इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस होगा डी आर। तो सबसे पहले तो आपको वो डी आर की वैल्यू पता करनी है कितनी है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार पता करो इसका रेजिस्टेंस कितना निकल के आता है। बहुत ही अच्छा ये सवाल है। इसका करेक्ट आंसर है ए, सी एंड डी। तो कैसे आया, देखो सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका छोटा सा जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास होती है रो एल डिवाइडेड बाई ए। अब देखो करंट फ्लो कैसे हो रहा है, यहाँ से जाता है ऐसे आता है, तो जो लेंथ वो फ्लो करने वाला है वो लेंथ कितनी होगी, वो लेंथ हो जाती है हमारे पास 2πr। तो मेरे पास हो जाएगी इसकी वैल्यू रो इंटू 2πr डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया। तो इस एरिया को कैसे लिखेंगे भाई, इसकी कुछ हमारे पास इस तरीके से थिकनेस और हमें इसकी चौड़ाई पता है। जैसे ये वाली जो थिकनेस है ये शीट की थिकनेस है ना, शीट की थिकनेस हमें टी दी हुई है, ये वैल्यू हो जाती है टी। और ये वाली जो हमारे पास हमने एक एलिमेंट यहाँ पे चूज़ किया था उसकी जो थिकनेस है वो हो जाती है हमारे पास डी आर। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू आ जाएगी टी डी आर। अब यहाँ पे आप देखोगे डी आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इस तरीके से, बहुत ही सही। लेकिन आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डी आर डिनोमिनेटर में आ गया, वो ऊपर होता तो इसको इंटीग्रेट कर देते बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये है कि हमें इन डी आर को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना भी नहीं है। कैसे नहीं करना है, एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप है,
फिर दूसरी पतली सी स्ट्रिप है, फिर तीसरी पतली सी स्ट्रिप है, फिर चौथी पतली सी स्ट्रिप है। ये सब सीरीज में लगे हुए हैं या पैरेलल में? तो पता चलता है ये सारे के सारे तो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/dr1 प्लस 1/dr2 प्लस 1/dr3। इस तरीके से बहुत सारे इनफाइनाइट छोटे छोटे रेजिस्टेंस होंगे, उन सभी को हमें उल्टा कर करके रेसिप्रोकल उनका ऐड करना है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है, अभी बहुत सारे इनफाइनाइट्स को आप ऐड करते हो तो बेसिकली वो 1/dr इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। अब यहाँ पे dr की वैल्यू हमें ये पता थी 1/dr, सीधे सीधे हमें पता चलता था, उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करो भाई, तो ये आ जाता है मेरे पास t.dr अपॉन रो 2πr। इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर हमारे पास t कांस्टेंट है, रो इंटू 2π, ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जाएगी t/2π रो। इंटीग्रल में आ जाएगा dr/r, उसका इंटीग्रल आ जाता है हमारे पास ln(r). और सीधे सीधे लिमिट लगानी है हमें यहाँ पर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? r की वैल्यू जा रही है r1 से लेकर के r2 तक। लिमिट लगा देंगे यहाँ पर, कहाँ से? r1 से लेकर के, सॉरी r1 क्या लिखा हुआ है, कैपिटल R1, कैपिटल R1 से लेकर के R2 तक। हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इतना। तो r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी? इसका रेसिप्रोकल है ना। तो हमारे पास चलो 1/r इक्विवेलेंट ही लिख देते हैं। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू t/2π रो ln ऑफ r2/r1। ठीक, अब हमसे पूछा है कि क्या ये वाली बात सही है। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V0/r इक्विवेलेंट। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, हम चेक कर लेते हैं। तो V0 की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी। 1/r इक्विवेलेंट मेरे पास यहाँ से आ चुका है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे आ जाएगा V0t ln ऑफ r2/r1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2π रो। इस तरीके से वैल्यू आ रही है। और ये वैल्यू हमारी इससे मैच तो नहीं कर रही है, क्योंकि हमने गलती कर दी है। यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए था। देखो, अगर ये हमारे पास इस तरीके से रेजिस्टेंस था तो ये वाली जो लेंथ है ये एक्चुअली सिर्फ πr थी हमारे पास। मैंने यहाँ पे 2πr लिख दिया, मेरे को ये ध्यान रह गया, पूरे का पूरी मैंने सर्कमफेरेंस के हिसाब से लिख दिया। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ πr होना था, तो यहाँ से ये 2 नहीं आएगा, है ना। इससे 2 को डिलीट करो, यहाँ से ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ वाला 2 नहीं आएगा, यहाँ वाला भी 2 नहीं आएगा, यहाँ वाला 2 भी नहीं आएगा और यहाँ वाला 2 भी नहीं आएगा। हमारे पास वैल्यू हो जाती है V0t ln r2/r1 अपॉन पाई रो। एंड यस, ऑप्शन ए बिकम्स आर करेक्ट आंसर। अब सवाल उठता है कि हमारे पास इसमें बोला गया था कि डेल्टा वी डेवलप्स बिटवीन इट्स इनर एंड आउटर सर्फेसेस ड्यू टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? देखो, हमें बोला जा रहा है यहाँ से इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ से इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन गए होंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा ना चला जाए, इसलिए हमें पता चल जाता है यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे। तो इनके कारण कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, और फिर वो यहाँ पर इस तरीके से डेविएट कर जाता है। ओके, इसमें एक चीज़ मुझे पता चल जाती है कि भाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ आने वाला है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहने वाला है। इन दोनों में से हायर पोटेंशियल पे कौन होगा? अगर हमारे पास इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें पता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हमारे पास हायर पोटेंशियल अंदर वाला हो जाता है। तो मैं बोल दूंगा वी इनर इज हायर पोटेंशियल, इसका मतलब बी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। ठीक, और फिर तीसरा केस देख लेते हैं। हमारे पास डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आ रहा है या नहीं। ये तो अपने आप गलत हो गया अगर ये सही हुआ है तो। अब देखो, यहाँ पर जो डेल्टा वी की वैल्यू आने वाली है उसको आप किस तरीके से देख सकते हो। हमारे पास अगर यहाँ पर कुछ करंट है तो उसके मुझे पता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी, है ना, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पर हमें F इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देना है। तो हमारे पास फोर्स कितना लगेगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर, है ना, नीचे की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू VD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ठीक, अब
यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप उसको कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो भी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R2 माइनस R1। ठीक, यहाँ से हम E की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, हमारे पास आ जाता है डेल्टा V विल बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन VD का स्क्वायर अपॉन R इंटू Q मल्टीप्लाइड बाय R2 माइनस R1। हम देखते हैं कि डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू VD का स्क्वायर आ रहा है और VD इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर। इसका मतलब D बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो हमारे पास A, B एंड D करेक्ट आ जाता है, मैंने C गलत बोल दिया था, ये हमारे आंसर आते हैं। बहुत ही अच्छा ये सवाल हो गया। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेई मंथ एंड नीट मंथ। जेई मंथ में जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी PDF अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।